तो शुरू करते हैं विद प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर। अब जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। व्हाट डू वी मीन बाय डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? तो कौन सी जगह पे गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम हो रही है, कहाँ उनका डेस्टिनेशन है, उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव स्टेट को जीएसटी का रेवेन्यू मिलने वाला है। सो द प्लेस ऑफ सप्लाई डिनोट्स द प्लेस वेयर सप्लाई इज कंज्यूम्ड, और उस स्टेट के पास ज्यूरिसडिक्शन होगा कि उसको इस टैक्स का रेवेन्यू मिलने वाला है। मतलब इफ आई एम सप्लाइंग गुड्स फ्रॉम अहमदाबाद टू चेन्नई, तो अल्टीमेट गुड्स का डेस्टिनेशन क्या है? चेन्नई। गुड्स कंज्यूम कहाँ हो रहे हैं? चेन्नई। मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट विल गेट द शेयर ऑफ एसजीएसटी एक्ट इन, तमिलनाडु गवर्नमेंट विल गेट द 50% शेयर ऑफ दिस रेवेन्यू। नाउ इस चैप्टर में हमको 4 सेक्शन पढ़ने हैं, विच इज सेक्शन 11, 12, 10, 11, 12 और 13। सेक्शन 10, 11, 12 और 13 4 सेक्शन हमको पढ़ने हैं। एंड हमने चैप्टर 1 में ही ये चीज पढ़ रखी है कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं वो आईजीएसटी एक्ट में डील होते हैं। सो हम जो भी सेक्शंस प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं 10, 11, 12, 13, वो आईजीएसटी एक्ट के सेक्शंस है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो सेक्शन 10 और 11 गुड्स के लिए है, 12 और 13 सर्विसेज के लिए है। शुरू करेंगे सेक्शन 11 से। सेक्शन 11 बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स विच आर इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। मतलब अगर गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है। तो भाई सिंपल सी बात है, जब गुड्स को इंपोर्ट करते हो तो गुड्स का डेस्टिनेशन कहाँ है? गुड्स कहाँ कंज्यूम हो रहे हैं? इंडिया में। तो वेरी मच सिंपल, जो भी इंपोर्टर का लोकेशन होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और जब भी हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेट डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर है, गुड्स यहाँ से बाहर जाके कंज्यूम होने वाले हैं, तो जो भी लोकेशन आउटसाइड इंडिया होगी जहां पे हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। और चाहे इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, दोनों को हम हमेशा इंटर स्टेट नेचर का ट्रांजैक्शन ही मानते हैं। सो इंपोर्ट्स आर ऑलवेज इंटरस्टेट, एक्सपोर्ट्स आर ऑल्सो ऑलवेज इंटरस्टेट, एंड अलॉन्ग विद दैट हमको ये भी समझ में आता है कि एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो जीरो रेटेड सप्लाई होती है। मतलब या तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या विद पेमेंट ऑफ टैक्स भी करते हैं तो उसका भी हमको बाद में रिफंड मिल जाता है। सो वेरी मच सिंपल, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 11 जो बोलता है इंपोर्टर का लोकेशन इंपोर्ट के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई और एक्सपोर्टर का लोकेशन एक्सपोर्ट के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। देन उसके बाद बात करेंगे सेक्शन 10 की। मतलब अदर देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गुड्स में डील हो रहा है, मतलब डोमेस्टिकली इंडिया में ही गुड्स का सेल हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई को कैसे डिटरमाइन करना है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, मतलब सिंपल बोले तो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो गए। तो सबसे पहले जब भी गुड्स मूवमेंट इन्वॉल्व करते हैं, जब भी गुड्स मूवमेंट इन्वॉल्व करते हैं तो भाई उस केस में मूवमेंट होके अल्टीमेटली वो गुड्स कहाँ जाके टर्मिनेट होने वाले हैं, क्या उनका डेस्टिनेशन होगा, वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। इफ माई गुड्स गोइंग फ्रॉम गुजरात टू राजस्थान, तो अल्टीमेटली गुड्स का डेस्टिनेशन राजस्थान है, तो राजस्थान मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अगर मैंने गुड्स डिलीवर किए हैं बिल टू शिप टू मॉडल पे, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, व्हाट इज बिल टू शिप टू मॉडल। तो देखो, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे वेदांत है, यहाँ पे अदिति है और ये मैं हूं रिद्धि। ठीक है, मैंने वेदांत से कोई गुड्स परचेस किए, अब वेदांत है गोवा में, मैं हूं गुजरात में और अदिति है महाराष्ट्र में, अज्यूमिंग। तो इस केस में एक्चुअल सप्लायर वेदांत जो है वो गोवा में है और मैं रिद्धि गुजरात में हूँ। तो हमारा सप्लाई नॉर्मल सप्लाई होता कि गुड्स गोवा से गुजरात आ जाते तो प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात ही हो जाता। लेकिन मैंने ऑर्डर दिया, मीनवाइल मेरी बात अदिति से हुई और अदिति ने बोला कि मैं इंटरेस्टेड हूँ मैम आपसे गुड्स परचेज करने के लिए। मैंने बोला चलो ठीक है, और मैंने ये गुड्स क्या किए, अदिति को सेल कर दिए। फिर मैंने वेदांत को कॉल किया कि वेदांत सुनो, आप गुड्स मुझे मत भेजना, आप गुड्स सीधा सीधा गोवा से क्या करना, महाराष्ट्र ही भेज देना। अब अगर नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से सोचे तो गुड्स का तो सीधा डेस्टिनेशन महाराष्ट्र है, लेकिन मैं तो गुजरात में हूँ, तो मुझे गुड्स गुजरात में तो रिसीव हुए नहीं, तो फिर मुझे आईटीसी कैसे मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि जब भी बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन होता है वी लुक इट एज टू सेपरेट सप्लाईज, और स्पेसिफिकली इस बिल टू शिप टू सप्लाई के लिए जब बिलिंग हुआ है रिद्धि को
जब बिलिंग हुआ है रिद्धि को लेकिन शिपिंग हुआ है अदिति को, अल्टीमेटली एक्चुअली गुड्स किधर जाके पड़े, गुड्स महाराष्ट्र में जाके पड़े, लेकिन फिर भी इसका प्लेस ऑफ सप्लाई हम गुजरात ही मान लेंगे। तो मेरे और वेदांत के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात ही माना जाएगा। मतलब जो ओरिजिनल बायर का प्लेस ऑफ सप्लाई है, ओरिजिनल बायर का प्लेस है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और ये ट्रांजैक्शन जहां पे रिद्धि ने अदिति को गुड्स एक्चुअली सेल किए हैं, यहाँ पे मैंने अदिति को बिल किया और शिपिंग मैंने सीधा वेदांत से करवा लिया, ये एक अलग ट्रांजैक्शन है जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र मान लिया जाएगा। अब एग्जाम में ये जो ओरिजिनल बायर होता है इसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं। यहाँ पे एक डाउट राइज हो सकता है कि मैम थर्ड पार्टी तो अदिति है, ओरिजिनल ट्रांजैक्शन तो वेदांत और रिद्धि के बीच में हुआ, तो यूं देखने जाओ तो थर्ड पार्टी तो अदिति है ना। लेकिन हम जो थर्ड पार्टी सोचते हैं वो हम कंसाइनर और कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। जो हम थर्ड पार्टी सोचते हैं वो कंसाइनर और कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो कंसाइनर कौन है, वेदांत, कंसाइनी कौन है, अदिति। तो गुड्स गोवा से महाराष्ट्र गए उस कॉन्टेक्स्ट में सोचो तो मैं एक थर्ड पर्सन हूँ कंसाइनर और कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए हमारा जो बेयर सेक्शन है वो क्या बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ थर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ थर्ड पर्सन, जो लोकेशन होगी थर्ड पर्सन की वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। बट सिंपली समझो थर्ड पर्सन हम कंसाइनर और कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, इसलिए जो ओरिजिनल बायर का लोकेशन होता है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। अगर गुड्स कोई मूवमेंट इन्वॉल्व करते ही नहीं है तो टेंशन किस बात का है, जहां पे डिलीवरी दे रहे हो वही अहमदाबाद में मेरी शॉप है, कस्टमर आके अहमदाबाद में ही गुड्स परचेज करके जा रहा है, तो उसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, सीधा जहां पे डिलीवरी किया वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर मुझे गुड्स पर्टिकुलरली किसी लोकेशन पे जाके इंस्टॉल करने हैं, असेंबल करने हैं, तो जहां पे जाके वो गुड्स को इंस्टॉल करेंगे, असेंबल करेंगे, सो प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली विल बी कंसिडर्ड एज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड व्हाट अबाउट सप्लाई ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस, मतलब अहमदाबाद से मुंबई की एक फ्लाइट है, अहमदाबाद से मुंबई की एक फ्लाइट है और यहाँ पे मीनवाइल बीच में कहीं पे किसी ने कोई गुड्स परचेज कर लिए फ्लाइट में, तो अब हमको तब नीचे ऐसे देखेंगे क्या कि अभी नीचे हम कौन से स्टेट में कौन सी सिटी के ऊपर है, ऐसा तो हम नहीं देख सकते। तो भाई सिंपली उस केस में क्या होता है, जहां पे भी गुड्स टेकन ऑन बोर्ड थे, जहां पे भी गुड्स टेकन ऑन बोर्ड थे, मतलब फ्लाइट टुक ऑफ फ्रॉम अहमदाबाद एंड गोइंग टू लेट्स से चेन्नई, मुंबई, एनीवेयर, तो गुड्स फ्लाइट ने एक्चुअली टेक ऑफ किया था अहमदाबाद से, वो गुड्स फ्लाइट में कौन सी जगह पे लोड हुए थे, अहमदाबाद में लोड हुए थे ना, तो गुजरात ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इवन इफ बस चेन्नई आने ही वाला था, नीचे दिख रहा है कि अरे ये रहा सामने चेन्नई, भी हैव एंटर्ड तमिलनाडु, बट फिर भी प्लेस ऑफ सप्लाई तो गुजरात ही होगा अगर हवा में कोई भी गुड्स आपने ऑन कन्वेयंस, ऑन बोर्ड कन्वेयंस आपने गुड्स बेच दिए हैं, तो जहां पे भी आप उन गुड्स को टेकन ऑन बोर्ड किए थे वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है उन पर्टिकुलर गुड्स के रिलेशन में। जैसे आपने फ्लाइट में कोई कुकीज खरीद लिए, फ्लाइट में कैशू नट्स खरीद लिए, कुछ भी, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ओरिजिनली कहां पे वो गुड्स लोड किए गए थे फ्लाइट में वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है। ये हो गए दोनों के दोनों गुड्स के सेक्शन। तो सेक्शन 10 जो कि डोमेस्टिकली गुड्स की बात करता है, बट एग्जाम में लिखना कैसे है, तो अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में सप्लाई ऑफ गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई। और वेरे सेक्शन 11 क्या बोलता है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो इंपोर्ट के लिए लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, एक्सपोर्ट के लिए लोकेशन ऑफ एक्सपोर्टर। अब हमको बात करनी है सेक्शन 12 की, जो ऐसा बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कब, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दो चीजें इन्वॉल्व है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दोनों ही अगर इंडिया में है, तो हम अप्लाई करेंगे सेक्शन 12। लेकिन दोनों में से कोई भी आउटसाइड इंडिया है, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जैसा हो गया, तो वहां पे हम अप्लाई कर देते हैं सेक्शन 13। तो पहले बात करते हैं सेक्शन 12 की, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गुड्स का हो गया हमारा 10-11, अब बात कर रहे हैं हम सर्विसेज की, तो प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों ही इंडिया में है। अब स्पेसिफिकली ध्यान देना, मैंने बहुत प्यार से टेबल बनाया है जहां पे मैंने हर एक प्रोविजन के लिए आपको एग्जाम्पल भी साथ में दे दिया है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन अगर बाई चांस भी रह जाए तो एग्जाम्पल पढ़ के सब कुछ क्लियर हो जाए। तो चलो, सेक्शन 12(2) सबसे पहले बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई जनरली, मतलब अभी हम 12(3) से लेके 12(14) तक के स्पेसिफिक केसेस पढ़ने वाले हैं कि भाई इन स्पेसिफिक केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसे ही डिटरमाइन होगा। उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन बच गए, अब भाई 12(3) से 12(14) में आ जाते होंगे कुछ 5-10% ट्रांजैक्शन, उसके अलावा जो 90-95% ट्रांजैक्शन होते हैं सब यहीं के यहीं कवर हो जाते हैं, विच इज प्लेस ऑफ सप्लाई जनरली।
अगर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है तो सीधी सी बात है वो रजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी लेना होगा, तो उसी का जो लोकेशन होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने सप्लाई ऑफ सर्विस किया है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना, कि क्या एड्रेस अवेलेबल है क्या इस अनरजिस्टर्ड पर्सन का। इफ यस कि हाँ एड्रेस अवेलेबल है, तो फिर जो भी एड्रेस ऑन रिकॉर्ड होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब एड्रेस अवेलेबल नहीं है, एक तो एनीवेज ऑलरेडी रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, ऊपर से उसका एड्रेस भी अवेलेबल नहीं है और कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो फिर सीधी सी बात है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, जो हमारा सप्लायर का लोकेशन है उसी को हमको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेना पड़ेगा। तो भाई जनरली जब आप किसी भी एक्सेप्शनल केस में फॉल नहीं होते हो, उन जनरल केसेस में अगर रजिस्टर्ड पर्सन को कोई सप्लाई ऑफ सर्विस किया है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया है तो उसका एड्रेस ले लो, एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लास्ट रास्ता हमारे पास ये बचता है कि हम सप्लायर का ही लोकेशन ले लें। सिंपल एग्जांपल है कि सीए रिद्धि जो गुजरात में रजिस्टर्ड है, मैंने सप्लाई किया है कोई सर्विस एमएनओ लिमिटेड जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है। अब एमएनओ लिमिटेड दिल्ली में रजिस्टर्ड है, मैंने सप्लाई ऑफ सर्विस कर दी, मतलब बिना कुछ सोचे समझे प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली ही हो जाएगा। यही अगर एमएनओ लिमिटेड अनरजिस्टर्ड होती तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली ही ले लेते, क्यों? क्योंकि वो उसका एड्रेस है। अगर किसी सिनेरियो में ऐसा होता कि मेरे पास एमएनओ का एड्रेस ही अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास लास्ट रास्ता ये बचता कि जो मेरा बीइंग अ सप्लायर प्लेस है उसको मैं प्लेस ऑफ सप्लाई ले लूं, व्हिच इज गुजरात। तो ये एकदम सिंपल सा पॉइंट है। देन बात करते हैं 12.3, जिसमें से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में क्या सर्विसेज हो सकती है? मानो मैंने कंस्ट्रक्शन सर्विस ली, आर्किटेक्ट की सर्विस ली, इंटीरियर डिजाइनर की सर्विस ली, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में मैं कोई सर्विस ले रही हूँ, या तो फिर किसी होटल बोट वेसल में मैं अकोमोडेशन सर्विस ले रही हूँ, मतलब किसी होटल में जाके मैंने रूम बुक किया, किसी वेसल में किसी बोट में मैंने जाके कोई जगह बुक किया है जहां पे मैं रहने वाली हूँ, तो या तो मैंने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में कोई सर्विस लिया, या तो मैंने कोई होटल बोट वेसल को अकोमोडेशन के लिए बुक किया, तो फिर उस केस में रेसिपिएंट कहाँ का है वो बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी, ये होटल कहाँ पे लोकेटेड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। सो भाई अगर प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है, या तो कंस्ट्रक्शन सर्विस ले रहे हैं, अभी तक प्रॉपर्टी लोकेट नहीं है पर हम उस जगह पे उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, मतलब इंटेंडेड टू बी लोकेटेड जो भी प्लेस होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, प्रो लिमिटेड है जो कि कोलकाता में रजिस्टर्ड है, उन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज दिया टू पीएलएम लिमिटेड को जो कि गुजरात में रजिस्टर्ड है, लेकिन एक्चुअली ये गुजरात की रजिस्टर्ड पार्टी मुंबई में कोई बिल्डिंग बनवा रही थी, तो फिर सप्लायर कोलकाता का है, रेसिपिएंट गुजरात का है, विल बिकम इररिलेवेंट। अपना प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? महाराष्ट्र, जहां पे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने वाली है, जहां पे उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन सिचुएटेड है। अब क्या ऐसा केस हो सकता है जब सप्लायर भी इंडिया में है, रेसिपिएंट भी इंडिया में है, मतलब लगेगा तो सेक्शन 12, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है। मानो मैं रिद्धि जो गुजरात में रजिस्टर्ड है, मैंने पेरिस में एक घर खरीद लिया है। ओए होए मैम, हाँ जी बिल्कुल एकदम आईफिल टावर फेसिंग मैंने घर खरीद लिया है पेरिस में। अब उसके लिए मैंने गौरी को इंटीरियर डिजाइनर रखा। गौरी कौन? अरे शाहरुख खान की बीवी, इंटीरियर डिजाइनर है ना। अब वो मुंबई महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, तो सप्लायर और रेसिपिएंट, सप्लायर गौरी जो कि महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रिद्धि जो कि गुजरात में रजिस्टर्ड है, बट प्रॉपर्टी कहाँ है? आउटसाइड इंडिया। अगर पेरिस को प्लेस ऑफ सप्लाई बना देंगे तो हमारा तो लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ऐसा कभी हो जाता है जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है लेकिन प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को प्लेस ऑफ सप्लाई बना देना। तो ये पेरिस की प्रॉपर्टी के रिलेशन में जो मैंने इंटीरियर सर्विस की सर्विसेज ली है उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात हो जाएगा, जो कि रेसिपिएंट का लोकेशन है। तो भाई नॉर्मली जहां पे भी वो प्रॉपर्टी, होटल, बोट, वेसल लोकेटेड है वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। हावेवर अगर आप और सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है बट प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, तो पैसा छोड़ना नहीं है, रेसिपिएंट का जो लोकेशन होगा उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। फिर अगर हम बात करें कि व्हाट इफ मैम हम इस तरीके से हमने एक साथ एक कॉम्बो ले लिया कि हम 30,000 रुपीज पे करने वाले हैं चेन होटल के लिए, जहां पे हम 2 नाइट्स तो दिल्ली में रुकेंगे और 1 नाइट हम आगरा में रुकने वाले हैं। 2 नाइट्स हम दिल्ली में रुकेंगे, 1 नाइट आगरा में रुकेंगे, और एक साथ 30,000 पे कर दिया, तो फिर होटल तो दिल्ली में भी है, आगरा में भी है, तो उस केस में सिंपल हो जाएगा, प्रो रेटा अपोर्शनमेंट कर लेना। 30,000 कंसिडरेशन को 2:1 में डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे 20,000 हो जाएगा फॉर दिल्ली एंड 10,000 हो जाएगा फॉर आगरा।
या तो ऐसा है कि गुजरात राजस्थान बॉर्डर है और इधर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करवा रही हूँ जहाँ पे 60% प्रॉपर्टी गुजरात में है और 40% प्रॉपर्टी राजस्थान में है, तो भी कोई बात नहीं, जो टोटल कंसिडरेशन होगा उसको 60-40 में अपोर्शन कर लेना। तो कभी भी ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी या होटल बोट वेसल एक से ज्यादा जगह पे लोकेटेड है तो हम पूरे कंसिडरेशन को उस हिसाब से प्रो रेटा बेसिस पे अपोर्शन कर लेते हैं। डन। देन 12.4 क्या बोलता है, ओनली एंड ओनली दीज स्पेसिफिक सर्विसेज, ओनली एंड ओनली दीज स्पेसिफिक सर्विसेज कौन सी। तो देखो, इस क्यूटी की ब्यूटी पे आया है आपका दिल, इस क्यूटी की ब्यूटी पे आया है आपका दिल, आप उसको लेके जाना चाहते हो रेस्टोरेंट। इस क्यूटी की ब्यूटी पे आया है आपका दिल, डेट पे आप उसको लेके जाना चाहते हो रेस्टोरेंट, लेकिन आप तो हो जाड़िए, लेकिन आपको तो हो जाड़िए, आपको पता है कि क्यूटी शायद मना कर देगी, तो आपने सोचा पहले पर्सनल ग्रूमिंग कर लेते हैं, थोड़ा बाल बाल कटा के एकदम हैंडसम बन जाते हैं, फिटनेस का ध्यान देते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, फिर हम क्यूटी को पूछेंगे। तो इनके अलावा और कोई भी सर्विस नहीं। ये जो सर्विसेज का लिस्ट दिया एग्जॉस्टिव सर्विसेज का लिस्ट है कि भाई क्यूटी की ब्यूटी पे आया है दिल, क्यूटी की ब्यूटी पे आया है दिल, उसको लेके जाना है रेस्टोरेंट, लेकिन हमने सोचा पहले थोड़ा सा ग्रूमिंग कर ले ताकि वो ना बोल पाए, थोड़ा सा फिटनेस मेंटेन कर ले ताकि बिल्कुल फ्लैट हो जाए, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख लेते हैं। तो इन पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए, ये सर्विसेज जहां पे एक्चुअली परफॉर्म की जाती है, ये सर्विसेज जहां पे एक्चुअली परफॉर्म की जाती है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। मतलब मानो एक पारुल है जो रजिस्टर्ड मेकअप आर्टिस्ट है चेन्नई में, वो जाती है इंदौर सीमा का मेकअप करने, सीमा रेसिपिएंट है और सीमा एक एक्ट्रेस है और वो मुंबई में रजिस्टर्ड है, मतलब महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, यानी रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में, पारुल रजिस्टर्ड है तमिलनाडु चेन्नई में, लेकिन एक्चुअली मेकअप कौन सी जगह पे किया गया, शूटिंग चल रही थी इंदौर में और मेकअप इंदौर में किया गया, मतलब सर्विस एक्चुअली परफॉर्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुई, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई इंदौर मध्य प्रदेश बन जाएगा। तो अगर स्पेसिफिकली लिस्ट याद रखना, क्यूटी की ब्यूटी पे आया है दिल, क्यूटी की ब्यूटी पे आया है दिल, उसको लेके जाना है रेस्टोरेंट, लेकिन हम तो जाड़िए हैं, हमने सोचा फिटनेस का ध्यान कर ले, थोड़ा सा बाल बाल कटा ले, दाढ़ी शेव कर ले, पर्सनल ग्रूमिंग कर ले और अपनी हेल्थ का ध्यान रख ले। तो इन स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए जहां पे भी ये सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की जाएगी, फिर सप्लायर इररिलेवेंट, रेसिपिएंट इररिलेवेंट, सर्विस जहां सप्लाई की जाएगी परफॉर्म की जाएगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज की, जैसे कि एग्जांपल ले लो कि स्मार्ट ट्यूटर्स है गुजरात के, स्मार्ट ट्यूटर्स है गुजरात के जिन्होंने मेसर्स XYZ जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है, उनको कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करके दिया, जो प्रोग्राम एक्चुअली राजस्थान में कंडक्ट हुआ था। तो फिर यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड पर्सन को ऐसा ट्रेनिंग अप्रेजल सर्विस आप दे रहे हो कि मानो किसी कंपनी ने मुझे बुलाया कि मैडम एक जीएसटी पे सेमिनार रख दो, तो मैं उधर ट्रेनिंग अप्रेजल सर्विसेज देने गई उनके स्टाफ को, अगर वो लोग रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भले ही ट्रेनिंग राजस्थान में हुई, भले ही ट्रेनिंग राजस्थान में हुई, लेकिन एक्चुअली रेसिपिएंट कहाँ रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है ना, रजिस्टर्ड पर्सन है, अपने बिजनेस पर्पस के लिए ये सारी सर्विसेज ले रहा है ट्रेनिंग अप्रेजल की, तो उसको आईटीसी चाहिएगा, तो उसको आईटीसी हम दे पाए, इसलिए उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, उसका प्लेस ही हमको प्लेस ऑफ सप्लाई लेना पड़ेगा। लेकिन अगर यही ट्रेनिंग सर्विसेज मैंने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे दी, आपने बोला मैम आओ ना किसी दिन हमारी सोसाइटी, आओ किसी दिन हमारी सोसाइटी, हमको भी थोड़ा सा ट्रेन कर दो, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, तो फिर उस केस में जहां पे मैंने सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की होगी, जहां पे मैंने सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की होगी बिल्कुल इसके जैसा, क्यूटी की ब्यूटी वाले प्रोविजन के जैसा, कि फिर जहां पे सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अगर इस सेम क्वेश्चन में जो XYZ है, जो मेसर्स XYZ है वो रजिस्टर्ड नहीं होते, तो फिर ट्रेनिंग कहाँ कंडक्ट हुई, राजस्थान में, तो राजस्थान बन जाता हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। बट ये जो रेस्टोरेंट, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी और हेल्थ केयर है, इसमें तो देखना ही नहीं है रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, हमेशा जहां पे भी सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की जाएगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। बट स्पेसिफिकली ट्रेनिंग और अप्रेजल के लिए हम देखेंगे कि भाई अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन, अदरवाइज जहां पे सर्विस एक्चुअली परफॉर्म की है। व्हाट इफ आपको किसी इवेंट अम्यूजमेंट पार्क में एडमिशन का सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, भाई मानो मानो कोई ये स्नो पार्क होते हैं, इमेजिका है, इन सब में एडमिशन लेने के लिए आप टिकट परचेज करते हो, तो जो कंसिडरेशन पे करते हो वो सप्लाई होता है, उसमें क्या प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो भाई कहाँ पे एक्चुअली वो पार्क है, वो पार्क कहाँ एक्चुअली लोकेटेड है, कहाँ पे एक्चुअली वो इवेंट होने वाला है,
वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। सिंपली मुस्कान ऑफ चेन्नई बाइज अ टिकट फॉर सर्कस ऑर्गेनाइज्ड एट हरियाणा। अब मुस्कान कौन है? रेसिपिएंट जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, जिसने टिकट खरीदा है एक सर्कस कंपनी से। वो सर्कस कंपनी एक्चुअली गोवा में रजिस्टर्ड है, यानी सप्लायर गोवा में रजिस्टर्ड है, लोकेशन ऑफ सप्लायर गोवा है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट तमिलनाडु है, बट सर्कस कहाँ होने वाला था? हरियाणा में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। तो जहां पे भी वो इवेंट, वो पार्क, वो थीम पार्क एक्चुअली लोकेटेड है, वहीं पे जिस जगह का टिकट लिया है वो जगह कहाँ पे लोकेटेड है, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ये तो हुई बात एडमिशन की। ये तो हुई बात एडमिशन की। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। अगर अगर आप किसी को कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करके देते हो या तो स्पॉन्सरशिप असाइन करते हो, कोई भी कल्चरल, साइंटिफिक, स्पोर्टिंग इवेंट, कॉन्फ्रेंस, फेयर आप कुछ ऑर्गेनाइज करके देते हो, तो सीधी सी बात है रेसिपिएंट को उसका आईटीसी चाहिएगा। भाई मानो शादी मुबारक पुणे है, शादी मुबारक, ओके, उसका एग्जाम्पल बाद में लेते हैं। चलो, तो मान लो अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करके दिया है और सामने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उसी का लोकेशन। भाई मानो आज मेरे प्रिंसिपल, मेरी ऑफिस गुजरात में है, मेरी ऑफिस गुजरात में है, लेकिन मेरे प्रिंसिपल ने सोचा कि एक काम करते हैं, बाजू के स्टेट में चलते हैं, राजस्थान चलते हैं। ऐसे ही एक दो दिन का छोटा सा कोई कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज करवा दिया। हम हमारा एनुअल फंक्शन मनाने राजस्थान चले गए थे, इस इवेंट को हमने ऑर्गेनाइज करवाया, तो फिर उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात ही होगा, ना कि जहां पे इवेंट हेल्ड हुआ है। हावेवर इस इवेंट में आने के लिए कोई टिकट खरीदी, तो टिकट के कॉन्टेक्स्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान होगा। क्यों? क्योंकि वो एडमिशन का सर्विस है, वो अलग चीज है। बट इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए पैसे देना, वो ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस अलग चीज है। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो फिर सीधी सी बात है जहां पे भी इवेंट एक्चुअली हेल्ड हुआ है। मतलब शादी मुबारक लिमिटेड पुणे सप्लायर्स है, रेसिपिएंट है, ओके देखते हैं, हायर्ड बाय मिस्टर अंकित। ओके, तो शादी मुबारक कौन है? सप्लायर है, और मिस्टर अंकित कौन है? रेसिपिएंट है, जिनकी शादी जयपुर में होने वाली थी। तो सप्लायर है पुणे के, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है हैदराबाद में, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है हैदराबाद में, और शादी ऑर्गेनाइज करवाना मतलब एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाना। तो फिर उस केस में क्योंकि रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो शादी एक्चुअली कहाँ थी? जयपुर में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा जयपुर राजस्थान। बट अगेन यहाँ पे ये डाउट राइज हो सकता है कि जैसे मैम बात कर लो, ये दीपिका, रणवीर, विराट, अनुष्का, इन लोगों ने तो इंडिया के बाहर जाके शादी की। मतलब मान लो अगर वेडिंग इटली में होती तो क्या इटली को प्लेस ऑफ सप्लाई बना देते, इसको एक्सपोर्ट मानते? द आंसर इज नो। जैसा अपन ने वो अकोमोडेशन में और इमूवेबल प्रॉपर्टी में पढ़ा, वैसा यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा कि भाई अगर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के हैं, लेकिन वो लोग जो इवेंट है वो इंडिया के बाहर ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो उस केस में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को प्लेस ऑफ सप्लाई बना देंगे। मतलब अगर अंकित ने अपनी शादी इटली में रखवाई होती तो फिर सप्लायर तो पुणे में है और रेसिपिएंट हैदराबाद में है। वो रजिस्टर्ड होता तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसी का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता। वो अनरजिस्टर्ड है, इसलिए हम दिमाग लगा रहे हैं कि अगर इवेंट इंडिया में है तो जहां पे इवेंट हेल्ड हुआ वो प्लेस ऑफ सप्लाई। इवेंट अगर इंडिया के बाहर है, जैसे कि इटली में है, तो फिर उस केस में हैदराबाद जो कि रेसिपिएंट का लोकेशन है वो बन जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। क्यों? क्योंकि अगर इवेंट का प्लेस रखा तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर हो जाएगा, ये कोई तरीके का एक्सपोर्ट नहीं है, हमारा लॉस ऑफ रेवेन्यू हो जाएगा। चलो फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक नॉर्मल कंफ्यूजन रहता है, पहले तो वो क्लियर कर लो। अगर मैंने मानो मुंबई से अहमदाबाद गुड्स कुरियर किए, अगर मैंने मुंबई से अहमदाबाद गुड्स कुरियर किए, जहां पे गुड्स मान लेते हैं 5000 रुपीज के हैं, हम उन गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं डिटरमाइन कर रहे। समझो, गुड्स तो मुंबई से अहमदाबाद जा रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है अहमदाबाद उनका डेस्टिनेशन है, तो वही उनका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि ये 5000 के गुड्स भेजने के लिए 200 रुपीज का हमने फ्रेट इनकर किया है। तो ये जो फ्रेट होता है ना, ये सर्विस होता है कि ट्रांसपोर्टर हमको गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस दे रहा है। तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना चाहते हैं, ये जो 200 का फ्रेट पे किया है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ये जो गुड्स जा रहे हैं उनका प्लेस ऑफ सप्लाई तो ऑलरेडी पता है। हम बोल रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस लिया है इंक्लूडिंग मेल और कुरियर, वो सर्विस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मेरे बिजनेस के काम में मुझे लोगों को गुड्स बेचते ही रहना पड़ता है, तो जो भी मैं फ्रेट पे करूंगी उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा ही लोकेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर रजिस्टर्ड पर्सन को कोई सप्लाई किया गया है, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन कोई फ्रेट पे करता है, तो उसी का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है।
लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन आप उसको वो आपको कोई गिफ्ट भेजना चाहती है, आप लोग तो अनरजिस्टर्ड हो, तो उस केस में जहां पे भी आपने जाके गुड्स हैंड ओवर कर दिए, मानो आप अहमदाबाद में रहते हो और वो मुंबई में रहती है, और आपने सोचा उसकी बर्थडे है तो उसके लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट भेज देते हैं, तो वो गिफ्ट को भेजने के लिए आपने कुछ तो फ्रेट पे किया होगा। अब आप क्या करोगे, आप अहमदाबाद में किसी कुरियर कंपनी के पास जाओगे, उनको वो गिफ्ट हैंड ओवर कर दोगे कि इसको आप ट्रांसपोर्ट कर देना, तो आपने तो सर्विस अहमदाबाद में ही अवेल कर ली ना, एज सच देखो तो जहां पे भी हम गुड्स को हैंड ओवर कर देते हैं, जिस भी लोकेशन पे आप गुड्स को कुरियर कंपनी को हैंड ओवर कर दोगे कि लो ले जाओ यहाँ से आगे ट्रांसपोर्ट कर देना, वही हैंड ओवर करने का लोकेशन हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। तो अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर गुड्स कहीं भी हैंड ओवर करे फर्क नहीं पड़ेगा, रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अवेल कर रहा है तो उस केस में हम देखेंगे गुड्स कहाँ पे हैंड ओवर किए गए हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, समझना, जब सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है, मतलब लग जाता है सेक्शन 12, लेकिन मुझे जो गुड्स भेजने हैं वो मुझे इंडिया के बाहर भेजने हैं। अभी ये वो चीसो चीसो गाना चल रहा है ना, आपने सोचा नेपाल गिफ्ट भेजना है, आपने सोचा हमको तो नेपाल गिफ्ट भेजना है, उसके लिए आप गए किसी कुरियर कंपनी के पास, तो भाई गुड्स अगर इंडिया के बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, मानो मुंबई के किसी पर्सन को नेपाल में गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं, उस केस में अगर वो मुंबई की कुरियर कंपनी के पास गया तो गुड्स तो उसने कहा हैंड ओवर कर दिए, मुंबई में कर दिए, लेकिन वो प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं होगा। अगर गुड्स नेपाल जा रहे हैं तो नेपाल ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इंडिया में गुड्स आपको भेजने हैं तो जहां पे हैंड ओवर किए बीइंग एन अनरजिस्टर्ड पर्सन वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, लेकिन अगर इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो जो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं विराट लिमिटेड जो कि मुंबई में रजिस्टर्ड है, उन्होंने एक कुरियर भेजा अहमदाबाद थ्रू एबीसी कुरियर सर्विस, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विराट रजिस्टर्ड है तो फिर कुरियर कहाँ भेजा, कहाँ हैंड ओवर किया, सब इरेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन का ही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर ये कुरियर हमको कनाडा शिप करना था, अगर ये कुरियर मुंबई से कनाडा शिप करना था, तो फिर उस केस में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है, कनाडा हो जाता है। डन। चलो, it is not only for mail or courier, it is for all transportation services including mail and courier also। अब यहाँ पे ये एस्ट्रिक मार्क क्या किया है मैम, तो इधर आया है एक सिंपल सा क्लैरिफिकेशन, जो ना भी आया होता तो भी हम ऑलरेडी चीजों को समझ चुके हैं, बट फिर भी गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन इशू किया है तो एक बार से पढ़ लेते हैं। तो क्लैरिफिकेशन रिलेशन टू सेक्शन 12(8), क्योंकि अमेंडमेंट है इस बार तो ध्यान रखना, ये ट्रांसपोर्टेशन वाला पॉइंट एग्जाम में शायद आ सकता है। तो जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है, लेकिन गुड्स इंडिया के बाहर ट्रांसपोर्ट करने हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्या होगा, तो जहां पे भी गुड्स आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, यानी डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। मतलब मिस्टर एक्स है जो कि वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अवेल किया फॉर सम ऑपरेटर जेड जो भी वेस्ट बंगाल में ही रजिस्टर्ड है, मतलब सप्लायर एज वेल एज रेसिपिएंट, ये जो ऑपरेटर है सप्लायर एज वेल एज जो मिस्टर एक्स है रेसिपिएंट, दोनों ही वेस्ट बंगाल में है, लेकिन उनको गुड्स भेजने हैं यूएसए। तो फिर चाहे रजिस्टर्ड पर्सन हो चाहे अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, गुड्स अगर इंडिया के बाहर आपको भेजने हैं तो उस केस में जहां पे भी इंडिया के बाहर जाएंगे मतलब यूएसए ही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो इवन दो सप्लायर रेसिपिएंट दोनों एक ही स्टेट में है, फिर भी यहाँ पे C प्लस एस जीएसटी चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे IGST चार्ज हो जाता है। तो भाई इन अबव एग्जांपल इस सप्लाई ऑफ सर्विस को हम इंट्रा माने कि इंटर माने, तो इसको हम इंटर मानेंगे क्योंकि अब प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर है और IGST ही चार्ज करेंगे, लेकिन फिर भी जो रेसिपिएंट है उसको यहाँ पे ITC अलाउ कर दी गई है। सो वुड रेसिपिएंट ऑफ सर्विस बी एलिजिबल टू टेक ITC? द आंसर इज यस। और जब भी GSTR 1 फाइल करोगे तो वहां पे आपको अपना स्टेट कोड भी फॉरेन कंट्री का कोड नंबर 96 डालना है कि हमने एक्चुअली जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है वो फॉरेन का ही एक लोकेशन है। डन। तो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके थे, बट स्टिल गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है, अमेंडमेंट है तो एक बार फिर से पढ़ लिया। चलो, उसके बाद बात करते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस की। अब जब गुड्स की बात कर ली तो पैसेंजर्स भी तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लेते हैं, आप भी तो कोई टिकट खरीदते हो बस का, प्लेन का, ट्रेन का, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। एंड ऑल्सो अगर आपने आने का और जाने का दोनों टिकट एक साथ बुक कर लिया, फिर भी हम उसको सेपरेट ट्रांजैक्शन से ट्रीट करते हैं, तो जो रिटर्न जर्नी है वो सेपरेट जर्नी ही ट्रीट की जाएगी, इवन इफ आपने टिकट सेम टाइम पे सेम ही पर्सन से निकलवा लिए हैं तो भी।
तो अगेन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस होता है और रजिस्टर्ड पर्सन के लिए होता है, तो जो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है, सेम एज गुड्स। और अनरजिस्टर्ड पर्सन, अब समझो गुड्स तो हम कहीं पे हैंड ओवर करने जाते हैं, पैसेंजर को थोड़ी ना उठा के हैंड ओवर करने जाएंगे, पैसेंजर तो खुद से एम्बार्क कर देगा, मतलब चढ़ जाएगा बस में, ट्रेन में, प्लेन में। तो जिस भी जगह से वो पैसेंजर बस में, ट्रेन में, प्लेन में चढ़ा है, एम्बार्क किया है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है। बट यहाँ पे एक और डाउट अराइज होता है, मतलब इश्यू ऑफ राइट टू पैसेज। मानो मैंने क्या किया, मैंने एक साथ कूपन खरीद लिया, मैंने 5,000 रुपीज का एक बस कंपनी का कूपन खरीद लिया कि भाई पूरे इंडिया में जब भी इस प्राइवेट ट्रेवल्स की बस चल रही होगी तो मुझे जहां से जहां ट्रांसपोर्ट करना है मैं उनकी बस में चढ़ जाऊंगी। मतलब ये 5,000 का कूपन खरीदते टाइम मुझे एक्चुअली नहीं पता कि मैं कहाँ से एम्बार्क करने वाली हूँ। तो राइट, इशू ऑफ राइट टू पैसेज वेयर पॉइंट ऑफ बोर्डिंग इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ इशू। तो फिर उस केस में अगर मेरा एड्रेस अवेलेबल है, मेरा मतलब जिसने भी ये 5,000 का कूपन खरीदा है उसका एड्रेस अवेलेबल है, तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर मजबूरन हमको सप्लायर का ही लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई लेना पड़ता है। तो नॉर्मली जब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए टिकट निकाला है उसी टाइम पे पता है कि कहाँ से एम्बार्क करने वाले हो। देखो रजिस्टर्ड हो तो हमेशा लोकेशन ऑफ आरपी, अनरजिस्टर्ड हो तो फिर उस केस में कहाँ से एम्बार्क करोगे वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर पहले से नहीं पता कि कहाँ से एम्बार्क करने वाले हो तो आपका एड्रेस, लेकिन आपका एड्रेस, रेसिपिएंट का एड्रेस भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर लास्ट में थक हार के हम सप्लायर का एड्रेस ले लेते हैं। तो मिस्टर सीनू है जो कि अनरजिस्टर्ड है, वो प्री बाई कर लेते हैं ट्रैवलिंग वाउचर फ्रॉम उड़ान लिमिटेड जो कि चंडीगढ़, मतलब सप्लायर चंडीगढ़ में है और रेसिपिएंट यहाँ पे मणिपुर में है। पूरी कंट्री में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो मिस्टर सीनू का एड्रेस अवेलेबल है, इफ यस तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा मणिपुर, और अगर सीनू का एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो फिर सप्लायर का लोकेशन जो कि चंडीगढ़ है वो बन जाता है अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर अगर हम बात करें सर्विस सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस, अब जैसे आप कन्वेंस में जब फ्लाइट उड़ रही है, ट्रेन चल रही है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप खाना वगैरह सर्व कर सकते हो, आप कोई गुड्स बेच सकते हो सकता है कि आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो और आपने क्या किया, कोई मूवी डिमांड कर ली, आपने कोई मूवी डिमांड कर ली कि पैसा दिया और आपने बोला हमको मूवी ऑन डिमांड दे दो, मतलब आपने ऑन बोर्ड कन्वेंस कोई सर्विस अवेल कर ली। तो उस केस में जो भी फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर होगा फॉर कंटिन्यूअस जर्नी, मतलब अहमदाबाद से मेरी फ्लाइट जा रही है चेन्नई, अहमदाबाद से मेरी फ्लाइट जा रही है चेन्नई, उस केस में मैंने रास्ते में कहीं पे कोई सर्विस अवेल कर ली है ऑन बोर्ड कन्वेंस, तो फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या था, अहमदाबाद, जहां से फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था। तो अहमदाबाद यानी कि गुजरात ही हो जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। जैसे कि मिस्टर फिल्मी है जो दिल्ली से मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं और उन्होंने मूवी देखने के लिए कोई पेमेंट किया जब वो रास्ते में थे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिकली दिल्ली हो जाएगा जहां से फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर था फ्लाइट का, मतलब फ्लाइट ट्रेन कोई भी हो सकता है, कन्वेंस तो कुछ भी हो सकता है। चलो देन टॉकिंग अबाउट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, अब ये भी एज सच एकदम सिंपल सा ही है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस क्या बोलता है, अगर आपने कोई फिक्स्ड लाइन, केबल, डिश एंटेना ऐसा कुछ लगवाया है तो आप फिजिकली देख सकते हो ये डिश, ये फिजिकल लाइन कहाँ पे है, तो जहां पे भी ये डिवाइस इंस्टॉल किया गया है वही अपना प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। भाई अगर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए मैंने कोई फिक्स्ड लाइन, केबल, डिश एंटेना लिया है तो जहां पे भी इसको इंस्टॉल किया गया वही अपना प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रीपेड मोबाइल का या इंटरनेट का कनेक्शन है, कोई प्रीपेड मोबाइल का या इंटरनेट का कनेक्शन है जहां पे मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रही, क्योंकि अगर मैं प्री पेमेंट में ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ तो आई विल बी कवर्ड हियर। आप मानो किसी शॉप में गए, आपने बोला कि मोबाइल का रिचार्ज कर देना, आप उनको पेमेंट करके आ गए, तो यहाँ पे प्रीपेड मोबाइल या इंटरनेट कनेक्शन है जो किसी सेलिंग एजेंट के थ्रू आए, जैसे कि बहुत सारी छोटी छोटी की पान की शॉप्स वगैरह होती है, ग्रोसरी स्टोर्स जहाँ पे आप जाके रिचार्ज करवा सकते हो, मतलब कंपनीज उन एजेंट्स के थ्रू रिचार्ज बेचती है, तो जो भी वो एजेंट का एड्रेस होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन कोई एजेंट के थ्रू नहीं, कंपनी ने सीधा आपको प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन दिया है, तो उस केस में जहां पे भी कंपनी को ये पेमेंट रिसीव होने वाला है, क्योंकि ऑनलाइन तो अलग बात है, ऑनलाइन की बात नहीं, जहां पे पेमेंट रिसीव होने वाला है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो अगर किसी एजेंट के थ्रू ये प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन बेचा गया है तो एजेंट का एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, बट डायरेक्टली फाइनल कंज्यूमर को बेच दिया, फाइनल सब्सक्राइबर को बेच दिया, तो जहां पे पेमेंट रिसीव हुआ वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। ओके मैम, प्रीपेड समझ गए, तो पोस्ट पेड में क्या होगा, भाई पोस्ट पेड में तो बिल आता है ना, पोस्ट पेड में तो कोई झंझट नहीं है क्योंकि बिल आता है, तो जो भी रेसिपिएंट का बिलिंग एड्रेस होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। देखो फिक्स्ड केबल डिश में कितना सिंपल है, फिक्स्ड केबल डिश कहीं पे इंस्टॉल होगा, जहां इंस्टॉल हुआ वही प्लेस ऑफ सप्लाई।
फिर पोस्ट पेड इंटरनेट मोबाइल कनेक्शन में तो बिल आता है ना, तो जो भी बिलिंग एड्रेस है रेसिपिएंट का वही प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में क्या होगा, एजेंट के थ्रू किया तो एजेंट का एड्रेस, डायरेक्टली फाइनल सब्सक्राइबर को किया तो कहाँ पे पेमेंट रिसीव हुआ है वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाती है। और अगर कोई भी केस बच जाता है, इन तीन के अलावा कोई केस बच जाता है, या तो फिर प्री पेमेंट ऑनलाइन मोड से हो जाता है, आप पेटीएम से डायरेक्टली घर बैठे बैठे अपना मोबाइल रिचार्ज कर लेते हो, तो उस केस में रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है, अगर हाँ तो रेसिपिएंट के एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लो, नहीं अवेलेबल है तो फिर आखिरी चारा हमारे पास यही बचता है कि हम सप्लायर के लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मान ले। तो ये तो फिर वो जनरल वाला प्रोविजन हो जाता है कि रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो वो ले लो, नहीं है तो सप्लायर का लोकेशन ले लो। मिस पूजा है जिनका बिलिंग एड्रेस कोलकाता है, उन्होंने पोस्टपेड मोबाइल का कनेक्शन लिया है, तो सीधी सी बात है उनको बिल किधर आएगा, कोलकाता जो उनका बिलिंग एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। मिस्टर वाई भोपाल है, भोपाल में जिन्होंने अपना प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज करवाया है फ्रॉम अ शॉप इन गोवा, मतलब एजेंट के थ्रू उन्होंने अपना प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज कनेक्शन करवाया है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई गोवा हो जाएगी जहां पे भी वो एजेंट का एड्रेस है। उसके बाद बात करते हैं बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज की। तो देखो, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, मतलब मैडम जब भी हम बैंकिंग, फाइनेंशियल, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज की बात करते हैं, मनी इन्वॉल्व है, तो मनी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन में कोई भेदभाव करता ही नहीं है। अभी तक हम सब में देख रहे थे लोकेशन ऑफ आरपी अवेलेबल है तो वो लो, यूआरपी में ऐसा लो, बट ये कुछ नहीं बोलता है। आरपी है यूआरपी है, माला कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो सिंपल सिंपल बैंकिंग, फाइनेंशियल और स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज में, बैंकिंग, फाइनेंशियल और स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज में अगर एड्रेस अवेलेबल है, अगर एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। आरपी या यूआरपी, आरपी या यूआरपी का कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं लगेगा। जैसे कि मिस्टर तन्मय है दिल्ली के, उन्होंने विड्रॉ किया है मनी फ्रॉम एटीएम इन वाराणसी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, दिल्ली, एज इट इज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड। सिंपल। चलो, उसके बाद इंश्योरेंस सर्विसेज। अब देखो, कभी भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास आपका एड्रेस नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी बनता है जिसमें एड्रेस होता ही है। सो दिस इज नेवर पॉसिबल कि एक इंश्योरेंस के केस में कंपनी के पास आपका एड्रेस नहीं है, मतलब अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया तो उसका लोकेशन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया तो उसका जो भी एड्रेस है। तो इंश्योरेंस सर्विस बहुत ही सिंपल है कि हमेशा इंश्योरर के पास आपका एड्रेस होगा ही, तो आरपी के लिए उसका लोकेशन, यूआरपी के लिए उसका एड्रेस। मतलब मिस राशि है जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है गोवा में, वो किसी बिहार के विलेज में गई और विलेज में जाके उन्होंने उधर से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद के टाइम उन्होंने तो अपना गोवा का ही एड्रेस दिया था, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई भी उनका गोवा ही हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस पॉलिसी आप खरीदो कहीं से भी, विच इज ओके, बट अल्टीमेटली आप अपना जो एड्रेस देते हो वो आपको देना ही पड़ेगा, और वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट बोलता है विच इज सेक्शन 1214। ये बोलता है कि गवर्नमेंट बहुत सारा एडवर्टीजमेंट करवाती है। अब आप कहीं भी देखो तो हर जगह आपको स्वच्छ भारत अभियान के बैनर्स मिल जाएंगे, पीएम जनधन योजना, जो भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की खूब सारी स्कीम्स वगैरह चलती रहती है, जिनके रिलेशन में वो लोग खूब सारा एडवर्टीजमेंट करवाते ही रहते हैं। तो भाई अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट सर्विस प्रोवाइड की है, किसको, सीजी, एसजी, एलए और या तो स्टैट्यूटरी बॉडी को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या तो स्टैट्यूटरी बॉडी को कोई एडवर्टीजमेंट सर्विस प्रोवाइड की गई है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्रपोर्शनेट अमाउंट एट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे कि मैंने आज टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने मतलब गवर्नमेंट ने आज टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ क्या किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, गवर्नमेंट ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि भाई पूरे इंडिया में जितने भी न्यूज़पेपर्स जाएंगे सब में आपको स्वच्छ भारत अभियान का ऐड करना है। तो भाई जिस स्टेट में जितने भी नंबर ऑफ एडिशंस बिके उस हिसाब से हम प्रपोर्शनेट बेसिस पे प्लेस ऑफ सप्लाई देख लेंगे। या तो कोई यूटिलिटीज है तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, कहीं पे अगर होर्डिंग्स लगाए हैं तो भाई कौन सी स्टेट में कितने होर्डिंग्स लगाए हैं, रिस्पेक्टिव होर्डिंग वाइज हम कैलकुलेट कर लेंगे। या तो ट्रेन पे एडवर्टीजमेंट किया है तो हम देखेंगे कि ट्रेन कहां से कहां तक जाने वाली है, ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के डब्बे के बाहर भी गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट कर देती है, तो भाई उस केस में ट्रेन कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में जाने वाली है और हर स्टेट में कितना ट्रैक का लेंथ है, बेस्ड ऑन दैट अपोर्शनमेंट कर लेंगे। या तो अगर ट्रेन की टिकट पे एडवर्टीजमेंट किया, मतलब आपको टिकट मिलती है जिसको भी पीछे घुमाओगे तो गवर्नमेंट की किसी स्कीम का एडवर्टीजमेंट आपको मिल जाता है, तो भाई वो टिकट कौन कौन से स्टेशन पे रुकने वाली है
वो ट्रेन कौन कौन से स्टेशन पे रुकने वाली है, बेस्ड ऑन दैट हम अपॉर्शनमेंट कर लेते हैं। अब यहाँ पे किसी को डाउट आएगा कि व्हाट इफ मैम गवर्नमेंट के अलावा किसी को एडवर्टाइजमेंट सर्विस दिया तो फिर आप जनरल रूल में कवर हो जाओगे, जो हमने ऊपर पढ़ा है, क्योंकि उसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। मतलब आरपी हो तो लोकेशन ऑफ आरपी ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, यूआरपी हो तो आपका एड्रेस नहीं अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई। तो ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए कि मैम एडवर्टाइजमेंट सर्विस किसी और को दिया तो कहीं एक्सेप्शन में आया, नहीं, तो वो जनरल में कवर हो जाएगा। ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट को एडवर्टाइजमेंट सर्विस दिया तो बेस्ड ऑन डिफरेंट अलोकेशन मेथड्स हम क्या करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रपोर्शनेटली डिटरमाइन कर लेते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का हमको क्या करना था, एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले करना था, जिसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के पर्दा सिनेमा नाम की एक कंपनी के साथ। तो भाई वो क्या करेगी, जितने जितने मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में जितना जितना एडवर्टीजमेंट दिखाएगी, बेस्ड ऑन दैट वो सेपरेट इनवॉइसेस इशू कर देगी स्टेट और यूटी वाइज, बेस्ड ऑन कितने हॉल्स या स्क्रीन मल्टीप्लेक्स में उन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट दिखा दिया है। तो सिंपली गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट करवाती है तो हमेशा प्रो रेटा बेसिस पे अलोकेशन हो जाता है। डन, ये क्लैरिफिकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर विच इज सेक्शन नंबर 13। सी वी स्टार्टेड विद सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13। 10 बोलता है गुड्स डोमेस्टिकली, मतलब अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले गुड्स। 11 बोलता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के केस में गुड्स। 12 बोलता है सर्विसेज डोमेस्टिकली, बट एग्जाम में लिखोगे कैसे नॉट डोमेस्टिकली, आप बोलोगे जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों ही इंडिया में है तो हम सर्विस के लिए सेक्शन 12 लगाएंगे, और दोनों में से कोई भी इंडिया के बाहर है तो हम सर्विस के लिए सेक्शन 13 लगा देंगे। तो सेक्शन 13 बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट में से कुछ भी आउटसाइड इंडिया है तो क्या करना है। नाउ अगेन यहाँ पे 13.2 बोलता है जनरली क्या करना है, मतलब 13.3 से 13.13 तक हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस अवेलेबल है, उनको छोड़ दो। तो उसके अलावा जनरली आपको क्या करना है, जनरली अगर रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है, रेसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल है, यस तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई, नहीं अवेलेबल है तो सप्लायर का लोकेशन बन जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल, जैसा अपन ने ऊपर जनरल प्रोविजन पढ़ा था वैसा ही है कि भाई जब भी सप्लायर या रेसिपिएंट में से कोई भी इंडिया के बाहर है तो क्या जो अल्टीमेट रेसिपिएंट है उसका लोकेशन अवेलेबल है, हाँ तो फिर उसी के लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई ले लो, नहीं तो फिर सप्लायर के लोकेशन को हमको मजबूरी में प्लेस ऑफ सप्लाई लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13.3 की, विच इज परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। नाउ अंडरस्टैंड, सेक्शन 12 में मैंने आपको बताया था वो क्यूटी की ब्यूटी पे दिल आना, मतलब वो परफॉर्मेंस अलग था, फिर ट्रेनिंग अप्रेजल वाले परफॉर्मेंसेस अलग थे। बट यहाँ पे जब हम 13.3 में आते हैं, जब सप्लायर रेसिपिएंट में से कोई भी इंडिया के बाहर है तो जनरली बस एक सेक्शन अप्लाई हो जाता है 13.3, जो बोलता है अगर गुड्स के ऊपर कोई परफॉर्मेंस कर रहे हो, मानो गुड्स का रिपेयरिंग या ऐसा कुछ भी कर रहे हो, तो उस केस में अगर आपको फिजिकली जाके उन गुड्स को ठीक करना है, मेरा लैपटॉप यहाँ पे खराब हो जाता है, मैं किसी टेक्नीशियन को फिजिकली बुलाती हूँ कि आओ लैपटॉप ठीक करो। अब मान लो वो जो टेक्नीशियन है वो इंडिया का नहीं है, इंडिया के बाहर से आ रहा है, मतलब सप्लायर इंडिया के बाहर से है और वो यहाँ पे आके मेरे लैपटॉप को ठीक कर रहा है, तो उस केस में एक्चुअली सर्विस कहाँ परफॉर्म हुई, कहाँ पे एक्चुअली लैपटॉप को ठीक किया गया, वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो भाई जब सप्लायर रेसिपिएंट में से कोई भी इंडिया के बाहर है, सेक्शन 13 अप्लाई होगा, और गुड्स के ऊपर कोई परफॉर्मेंस किया जा रहा है और फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है तो उस केस में कहाँ पे सर्विस एक्चुअली परफॉर्म हुई है। लेकिन मानो वो टेक्नीशियन ने मेरे को बोला कि मैडम एक काम करो, आप अपना एनी डेस्क दे दो, टीम व्यूअर दे दो, मैं यहीं से ठीक कर दूंगा, मतलब किसी रिमोट लोकेशन पे बैठे बैठे उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से ही मेरा लैपटॉप ठीक कर दिया, तो उस केस में एक्चुअली लैपटॉप कहाँ सिचुएटेड है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से ना करते और उनको आके करना पड़ता तो वो मशीन, वो गुड्स, वो लैपटॉप कहाँ पे सिचुएटेड है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। अगर फिजिकली आके कर रहे हो तो कोई डाउट ही नहीं है, जहां पे भी परफॉर्मेंस किया वही प्लेस ऑफ सप्लाई, बट फिजिकली ना आके इलेक्ट्रॉनिकली भी ठीक कर देते हो तो भी वो गुड्स कहाँ सिचुएटेड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और जब हम इंडिविजुअल के ऊपर कोई परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब मानो इंडिविजुअल का कोई ट्रेनिंग किया, मेकअप किया, स्पा किया, मसाज किया, कुछ भी इंडिविजुअल के ऊपर कोई परफॉर्मेंस किया जा रहा है तो फिर सर्विस एक्चुअली कहाँ परफॉर्म हुआ है, मतलब यहाँ पे मेकअप सोच लो या ट्रेनिंग सोच लो, सबके लिए सेक्शन 12 में अलग अलग था, बट सेक्शन 13 में किसी भी इंडिविजुअल के साथ कोई भी परफॉर्मेंस वाली सर्विस की गई है तो सिंपली जहां पे सर्विस एक्चुअली परफॉर्म हुई है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। बट इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बोलता है तो समझो, where goods are supplied in where services are supplied in respect of goods that are temporarily imported into India for repairs or treatment process। इंडिया के बाहर से
इंडिया के बाहर से किसी ने मुझे कोई गुड्स भेजे रिपेयर करके उनको फिर से री एक्सपोर्ट करने के लिए, मान लो नेपाल से इंडिया कोई गुड्स आए, नेपाल से इंडिया कोई गुड्स आए, मैंने इंडिया में बैठ के उनको रिपेयर किया और फिर से नेपाल भेज दिया। अगर जनरल परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस के हिसाब से देखूं तो मैंने एक्चुअली फिजिकली सर्विस कहाँ परफॉर्म किया है, इंडिया में, तो इंडिया ही प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए। बट नहीं, ये स्पेसिफिक पॉइंट एक्सेप्शन में कवर हो जाता है। ये स्पेसिफिक पॉइंट क्या बोलता है कि अगर इंडिया के बाहर से गुड्स इंपोर्ट करके उस पर रिपेयर करके वापस इंडिया के बाहर गुड्स भेज रहे हो तो फिर ये वाला सेक्शन 13(3) अप्लाई नहीं होगा और जनरल सेक्शन 13(2) ही अप्लाइड होके रहेगा। वंस अगेन विथ एग्जाम्पल, services supplied in respect of goods that are temporarily imported into India for repairs, treatment or process, फिर से उसको री एक्सपोर्ट कर देते हैं विदाउट बीइंग पुट टू यूज इन इंडिया, तो 13(2) अप्लाई होता है, 13(3) अप्लाई नहीं होता है। मतलब मानो मिस गीता है नेपाल की जिन्होंने अपना लैपटॉप भेजा है रिपेयर करवाने के लिए मिस्टर अभी बेंगलोर में, जो कि लैपटॉप बैंगलोर में रिपेयर करके और वापस नेपाल भेज देंगे, तो उस केस में 13(3) के हिसाब से सोचो तो सर्विस कहाँ परफॉर्म हुई, बैंगलोर में, तो कर्नाटका शुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई। बट नहीं, क्योंकि इंडिया के बाहर से गुड्स आए हैं, हम रिपेयर करके वापस भेज रहे हैं, तो 13(2) अप्लाई होगा। और 13(2) क्या बोलता है कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल है तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। मतलब यहाँ पे नेपाल हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, विच इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट एंड नॉट बैंगलोर जहां पे सर्विस एक्चुअली परफॉर्म किया गया है। ये एक्सेप्शन एमसीक्यू वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रख लेना। चलो, बाकी सब अब एकदम सिंपल बचा है। तो सेक्शन 13(4) जो बोलता है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेशन में कोई भी सर्विस है, मतलब एक्सपर्ट एंड एस्टेट एजेंट, कंस्ट्रक्शन सर्विस, आर्किटेक्ट, ऐसा कुछ भी, होटल, इन, क्लब में अकोमोडेशन, तो वो सेम जैसे सेक्शन 12 में पढ़ा था कि जहां पे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। अब यहाँ पे सेक्शन 13 में एडमिशन हो चाहे इवेंट हो, दोनों में एक ही तरीके से हम करते हैं। सेक्शन 12 में एडमिशन में हम बोलते हैं जहाँ पे इवेंट है, ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि अगर सप्लाई रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन वरना जहाँ पे इवेंट होता है। बट यहाँ पे जब सप्लायर रेसिपिएंट में से कोई भी एक इंडिया के बाहर है और एडमिशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज हो या एडमिशन हो, दोनों में ही जहाँ पे भी इवेंट एक्चुअली हेल्ड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है, जहां पे भी इवेंट एक्चुअली हेल्ड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है। अब 13(3), 13(4) और 13(5) ये जो तीनों सेक्शन हमने पढ़े, 13(3), 13(4) और 13(5), ये अगर मोर देन वन लोकेशन में परफॉर्म हो रहे हैं, मानो जस्टिन बीबर है जो अपने कॉन्सर्ट हर जगह पे कर रहा है, वो हर जगह पे इवेंट्स कर रहा है। अब वो इंडिया में भी आया एक कॉन्सर्ट करने के लिए, वो यूएस में भी गया, वो यूके में भी गया, मतलब वो अलग अलग जगह पे इवेंट्स कर रहा है। उस केस में अगर कोई भी एक इवेंट इंडिया में हो गया, अगर मल्टीपल लोकेशंस पे ये सेक्शन 13(3), 13(4), 13(5) की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जहां पे अगर एक लोकेशन टैक्सेबल टेरिटरी में आ गई तो हम पूरी की पूरी पूरा का पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई इसी टैक्सेबल टेरिटरी में मान लेंगे। तो व्हेन सर्विसेज इन 13(3), 13(4), 13(5) अगर साथ में सप्लाई हो रही है और मोर देन वन लोकेशन पे परफॉर्म की जा रही है, तो उस केस में पूरा का पूरा लोकेशन अपन टैक्सेबल टेरिटरी में ही मान लेते हैं। हाँ, बट डाउट ये अराइज हो सकता है कि व्हाट इफ मैम जस्टिन बीबर अहमदाबाद के स्टेडियम में भी और मुंबई के स्टेडियम में भी दो जगह पे परफॉर्म करने वाला है इंडिया में ही। अब यूएस में तो वो करेगा ही करेगा और इंडिया में भी वो दो सिटीज में परफॉर्म करने वाला है। चलो ये तो समझ गए कि पूरे के पूरे इवेंट के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया होगा, बट इंडिया में भी गुजरात होगा कि महाराष्ट्र होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि हर एक स्टेट को अपोर्शनमेंट मिलेगा। अपोर्शनमेंट कैसे मिलेगा, तो देखो ये कॉमन प्रोविजंस है फॉर 13(3) विच इज परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज, 13(4) विच इज इमूवेबल प्रॉपर्टी और 13(5) विच इज एडमिशन और ऑर्गेनाइजेशन टू इवेंट। तीनों के लिए कॉमन प्रोविजन है कि सब कुछ टैक्सेबल टेरिटरी में मान लेना, और अगर टैक्सेबल टेरिटरी में भी एक से ज्यादा स्टेट है तो अपोर्शनमेंट करना। तो कैसे, तो देखो मिस्टर रोहित है जो टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन रिलेशन टू बाइक, मतलब कोई जापानीज सप्लायर है मिस्टर सुजुकी, ठीक है, मिस्टर सुजुकी एक जापानीज सप्लायर है जिन्होंने मिस्टर रोहित को बोला कि हमने अलग टाइप की कोई बाइक्स बनाई है, आप उन बाइक्स को टेस्ट करके दो हमको। टोटल 5 बाइक्स टेस्ट करनी थी। अब रोहित ने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, एक बाइक दो बाइक तो यूएसए में टेस्ट कर लेते हैं, उधर की रोड एकदम मक्खन है तो पता चल जाएगा। और हम ऐसा करते हैं कि दो बाइक मुंबई में टेस्ट करते हैं, मुंबई में कुछ जगह पे क्या सॉलिड रोड्स है और अभी बारिश हुई है तो कई जगह पे बहुत सारे पॉटहोल्स हो गए होंगे, और एक बाइक हम टेस्ट कर लेते हैं गुजरात में। तो सब अलग अलग तरीके जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस वाला काम हो जाएगा। ये ऐसा देखने जाओ तो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस है क्योंकि हमको बाइक का टेस्टिंग करना है, तो 13(3) अप्लाई हो जाता है।
जो बोलता है जहां पे भी टेस्टिंग किया वही अपना प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन हमने पढ़ा कि अगर टेस्टिंग एक लेग पे कहीं पे भी इंडिया में हो गया तो अब ये समझ में आता है कि पूरी की पूरी 5 बाइक जिसके लिए 6 लाख का कंसिडरेशन पे किया जाने वाला है, जिसमें से 2 बाइक यूएसए में भी टेस्ट हुई है, फिर भी पूरे के पूरे 6 लाख का प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में होगा। क्वेश्चन इज इंडिया में होगा विच इज ओके, मुंबई महाराष्ट्र में होगा या गुजरात में होगा, उसके लिए हम कर लेते हैं अपोर्शनमेंट। मतलब जो पूरा का पूरा 6 लाख है, अब इंडिया में कितनी सर्विसेज हुई है, टोटल 3 बाइक इंडिया में टेस्ट हुई है, तो 2:1 के रेशियो में हम पूरे 6 लाख को अपोर्शन कर लेंगे कि भाई पूरा 6 लाख का प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया ही है, जिसमें से 6 लाख इंटू 2/3 4 लाख तो हो जाएगा मुंबई में क्योंकि 2 बाइक मुंबई में टेस्ट हुई, और 6 लाख इंटू 1/3 2 लाख वो हो जाएगा गुजरात का प्लेस ऑफ सप्लाई, क्यों, क्योंकि 1 बाइक गुजरात में टेस्ट हुई है। तो यहाँ पे सेक्शन 13(3), 13(4) और 13(5) के लिए कॉमन प्रोविजन है कि एक भी लेग टैक्सेबल टेरिटरी में हुआ तो पूरी सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में। व्हाट इफ मैम टैक्सेबल टेरिटरी में भी एक से ज्यादा स्टेट में हो गया, तो कोई बात नहीं, पूरे कंसिडरेशन को इस तरीके से अपोर्शन कर लेना। चलो, देन सेक्शन 13(8) बोलता है कि 3 टाइप्स की सर्विसेज है। 3 टाइप्स की सर्विसेज है जहां पे आंख बंद करके अगर सप्लायर या रेसिपिएंट में से कोई भी आउटसाइड इंडिया है, मतलब सेक्शन 13 अप्लाई हो जाएगा। उस केस में अगर सेक्शन 13 में ये 3 सर्विसेज है तो आंख बंद करके कुछ भी मत सोचना, जो सप्लायर का लोकेशन होगा, जो सप्लायर का लोकेशन होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो देखो कौन कौन सी है ये 3 सर्विसेज। सबसे पहले सर्विसेज बाय बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी टू अकाउंट होल्डर्स। सप्लायर कौन होने चाहिए, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। रेसिपिएंट्स कौन होने चाहिए, अकाउंट होल्डर, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट होल्डर। मतलब आप अकाउंट होल्डर नहीं हो, आप एवं बैंक में घुस गए, एवं बैंक में घुस गए और कोई सर्विस लेके आ गए, तो ये प्रोविजन आप पे अप्लाई नहीं होगा। ओनली एंड ओनली व्हेन सेक्शन 13 अप्लाइज, मतलब सप्लायर रेसिपिएंट में से कोई तो इंडिया के बाहर का है और बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी ने अपने अकाउंट होल्डर को सर्विस प्रोवाइड किया है, तो जो लोकेशन ऑफ सप्लायर होगा, मतलब जो लोकेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी, एफआई या एनबीएफसी होगा, वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर अकाउंट होल्डर के अलावा किसी को सर्विस दिया तो फिर 13(8) नहीं आएगा, नॉर्मल 13(2) के जनरल प्रोविजंस अप्लाई होंगे। टू अकाउंट होल्डर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और एक चीज यहाँ पे करंट अकाउंट इंक्लूड नहीं होता है, यहाँ पे करंट अकाउंट इंक्लूड नहीं होता, बट सीधी सी बात है भाई, इंटरनेशनल की बात हो रही है, सेक्शन 13 में है, मतलब सप्लायर रेसिपिएंट में से कोई एक इंडिया के बाहर है, तो एनआरई अकाउंट्स, एनआरओ अकाउंट्स, ये सब तो आ ही जाएंगे, बट इस प्रोविजन के लिए हम स्पेसिफिकली करंट अकाउंट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। दूसरा, अगर कोई भी इंटरमीडियरी सर्विसेज दी है, गुड्स, सर्विसेज, सिक्योरिटीज, कुछ भी प्रोक्योर करने के लिए, सेल करने के लिए आपने कोई भी इंटरमीडियरी सर्विसेज दे दी है और सेक्शन 13 में आप हो, तो उस केस में सप्लायर, मतलब जहां पे भी ये इंटरमीडियरी एजेंट सिचुएटेड होगा, वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अप टू 1 month फॉर एनी अदर कन्वेंस देन एयरक्राफ्ट और वेसल। अगेन 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 मैम, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किया है, अगर एयरक्राफ्ट या वेसल को हायर पे लिया है तो 13(2) ही अप्लाई होगा, यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है। एयरक्राफ्ट या वेसल के अलावा कोई कन्वेंस आपने हायर किया है, इंक्लूडिंग अ यॉट, यॉट को यहाँ पे ये लोग वेसल में नहीं गिन रहे हैं, तो एयरक्राफ्ट और वेसल के अलावा कोई भी दूसरा कन्वेंस हायर पे लिया है और अप टू 1 month ही लिया है, इंक्लूडिंग अ यॉट, तो सेक्शन 13(8) अप्लाई होगा, मतलब सप्लायर ऑफ सर्विस, सप्लायर ऑफ सर्विस का जो लोकेशन होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर 1 month से ज्यादा के लिए हायर पे ले लिया तो अगेन 13(2) अप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा पेचीदा है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी सुन लो। हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, अगर एयरक्राफ्ट या वेसल है तो जनरल रूल, 1 month से ज्यादा है तो भी जनरल रूल, सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट वेसल के अलावा कोई कन्वेंस है, इंक्लूडिंग यॉट, जो कि 1 month तक के लिए आप हायर पे ले रहे हो और 13 सेक्शन में हो, मतलब सप्लाई रेसिपिएंट में से कोई इंडिया के बाहर है, ये कभी मत भूलना, सेक्शन 12 में ये सारी चीजें को अप्लाई मत करते जाना, तो उस केस में जो सप्लायर का लोकेशन होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। देन उसके बाद अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, एक्सक्लूडिंग मेल कुरियर, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे भी ये गुड्स जाने वाले हैं, ये हमने सेक्शन 12 में देखा था कि 12 में हम लोकेशन ऑफ आरपी या कहां पे गुड्स हैंडओवर किए वो देखते हैं, बट अगर गुड्स इंडिया के बाहर जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी है, तो जो भी गुड्स का डेस्टिनेशन है, जो भी गुड्स का डेस्टिनेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाता है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में जहां से भी पैसेंजर ने एम्बार्क किया है वो चीज सेम रहती है। ऑन बोर्ड कन्वेंस में जो भी फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, ये भी चीजें सेम रह जाती है। ये जो सेक्शन 12 में पढ़ा है वही सेम टू सेम सेक्शन 13 में भी अप्लाई हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 13(12),
विच आर OIDAR सर्विसेज। इसका तो फुल फॉर्म लिखने के भी मार्क्स होने चाहिए। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। बट पहले हमको समझना पड़ेगा कि OIDAR सर्विसेज क्या होती है। OIDAR सर्विसेज का और डिटेल डिस्कशन आएगा इंपोर्ट अंडर जीएसटी के चैप्टर में, फिर भी एक बार यहाँ पे पूरा समझा रही हूँ। तो OIDAR सर्विसेज मीन्स कोई भी सर्विसेज जो डिलीवर की गई है, मीडिएट की गई है बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसलिए हम उसका डिलीवरी कर पा रहे हैं ओवर इंटरनेट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, और उसका नेचर इस तरीके से है कि ह्यूमन इंटरवेंशन या तो है ही नहीं, मैनुअल इंटरवेंशन या तो है ही नहीं, यहाँ तो बहुत ही मिनिमल है। उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, OIDAR सर्विसेज बोल देते हैं। एंड स्पेसिफिकली अंडर सेक्शन 13, मतलब सप्लायर रेसिपिएंट में से कोई इंडिया के बाहर है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं तो एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट, क्लाउड सर्विसेज, ई बुक्स, मूवीज, म्यूजिक जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, या तो फिर ऑनलाइन सप्लाईज ऑफ डिजिटल कंटेंट, डिजिटल डेटा स्टोरेज, आप गूगल ड्राइव में एडिशनल स्पेस परचेस करते हो, या तो ऑनलाइन गेमिंग है, ये सारी चीजें जिनका डिलीवरी ऑनलाइन होता है और एसेंशियली ह्यूमन इंटरवेंशन या तो है ही नहीं या तो जीरो है, इन केसेस को हम OIDAR सर्विसेज बोलते हैं। मतलब आज अगर आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपका लोकेशन बीइंग रेसिपिएंट का लोकेशन बन जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। अब कैसे पता चलेगा कि रेसिपिएंट इंडिया में है, सप्लायर इंडिया के बाहर है, कैसे पता चलेगा कि OIDAR सर्विस का जो रेसिपिएंट है वो इंडिया में है। तो इन 7 में से अगर कोई भी 2 कंडीशन इंडिया में है, मतलब रेसिपिएंट ने जो एड्रेस दिया है वो अपना इंडियन एड्रेस है, क्रेडिट डेबिट कार्ड जो यूज किया है वो इंडियन है, बिलिंग एड्रेस इंडियन है, IP एड्रेस इंडियन है, या तो बैंक अकाउंट इंडियन बैंक का यूज किया है पेमेंट करने के लिए, कंट्री कोड मोबाइल नंबर में +91 का इंडिया का कंट्री कोड मेंशन किया है, या तो फिर इंडिया के फिक्स्ड लैंड केबल से कोई काम हुआ है। तो इन 7 में से अगर कोई भी 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम डीम्ड मान लेंगे कि भाई जो रेसिपिएंट है वो डीम्ड इंडिया में ही लोकेटेड होगा। अगर इन 7 में से कुछ भी इंडिया में है तो हम डीम्ड मान लेते हैं कि हाँ रेसिपिएंट इंडिया में ही लोकेटेड होगा। डन। तो अगर ये ऐसी OIDAR सप्लाईज B2B पर्सन को दी जाती है, मतलब आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, B2B पर्सन हो और आपने कोई ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट वगैरह कुछ खरीदा है, ऐसा कुछ है, तो आप ही RCM में टैक्स पे कर दोगे। मतलब OIDAR सर्विस प्रोवाइडर ने किसी B2B पर्सन को सर्विस प्रोवाइड किया है तो यही पर्सन RCM में टैक्स पे कर देगा। लेकिन यही अगर B2C सप्लायर को दिया है, मतलब जैसे कि आप और मैं, अपन ने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो उस केस में क्या होगा, अपन को थोड़ी गवर्नमेंट बोलेगी कि आओ और RCM में टैक्स पे करो, तो वहां पे गवर्नमेंट नेटफ्लिक्स को बोलेगी, सप्लायर को बोलेगी कि यू टेक रजिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो भाई इन केस सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू एन इंटरमीडियरी, और यहाँ पे मानो प्ले स्टोर बीच में आ गया, कोई मैंने ऐप परचेस किया जो प्ले स्टोर के थ्रू किया है, तो कोई इंटरमीडियरी के थ्रू मैंने परचेसेस किया है, तो गवर्नमेंट बोलेगी कि हम ऐसा मानेंगे ये इंटरमीडियरी सप्लायर है और इसी को OIDAR का सर्विस सप्लायर बोल देंगे। तो इन केस सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू एन इंटरमीडियरी, तो इंटरमीडियरी को हम लायबल बना देते हैं। अगर सप्लायर का इंडिया में कोई प्रेजेंस नहीं है, मतलब मानो नेटफ्लिक्स का इंडिया में कोई प्रेजेंस नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कुछ भी नहीं, तो भी हमको नहीं पता, उनको एक रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा जो OIDAR सर्विसेज के लिए लोगों से टैक्स कलेक्ट करके और गवर्नमेंट को पे करेगा। तो अगर सप्लायर का कोई प्रेजेंस नहीं है तो भी उनको अपॉइंट करना पड़ेगा एक रिप्रेजेंटेटिव या तो एजेंट। चलो, अब ये B2C पर्सन कौन होते हैं, ये B2C पर्सन कौन होते हैं, इनको हम बोलते हैं NTOR। ये B2C पर्सन कौन होते हैं, इनको हम बोलते हैं NTOR, मतलब नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। मतलब कोई इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन जो अनरजिस्टर्ड है और अपने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए ऐसे सर्विसेज अवेल कर रहा है, वही आप अनरजिस्टर्ड हो और आप नेटफ्लिक्स एंड चिल करने के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, सो एन इंडिविजुअल और कोई भी अदर पर्सन जो अनरजिस्टर्ड है और अपने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए ये सारी सर्विसेज अवेल कर रहा है, या तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी इन सर्विसेज को अवेल करती है, इन सबको हम NTOR मान लेते हैं। और इन सबको अगर सप्लाई किया जाता है तो जो सप्लायर है, जो OIDAR सर्विस प्रोवाइडर है, वो लायबल होगा कि वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ले और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करे। अदरवाइज देन दैट B2B सप्लाईज है तो रेसिपिएंट खुद ही RCM में टैक्स को पे कर देता है। और 13(3) में गवर्नमेंट ने बोला कि हम कुछ और सर्विसेज को भी नोटिफाई कर सकते हैं ताकि डबल टैक्सेशन वगैरह ना हो, तो यहाँ पे 3 सर्विसेज गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी है।
बहुत कुछ टफ है नहीं, एकदम सिंपल है, सेल्फ रीड करने पे भी समझ में आए वैसा पॉइंट है। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब कोई इंडियन पर्सन है जो किसी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के पर्सन को क्या कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज दे रहा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के रिलेशन में, मतलब डिस्कवरी डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ एफिकेसी ऑफ न्यू केमिकल, ड्रग मेटाबॉलिज्म, स्टेबिलिटी स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल्स, ऐसी कोई भी सर्विस। मानो कितनी गर्व की बात है कि एक इंडिया का पर्सन है जो किसी इंडिया के बाहर के पर्सन को फार्मास्यूटिकल सेक्टर में टेस्टिंग सर्विसेज, रिसर्च डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करके दे रहा है। तो वहां पे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, मतलब जो लोकेशन ऑफ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी होगा, यानी एक तरीके से देखने जाओ तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा और एक्सपोर्ट के बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। अगर ये वाला नोटिफाइड सर्विस ना होता तो नॉर्मली हम क्या सोचते कि हमने तो परफॉर्मेंस किया, हमने तो यहाँ पे उनको रिसर्च करके दिया, टेस्टिंग करके दिया, तो ये तो परफॉर्मेंस वाली सर्विस हो गई, और ये सारा परफॉर्मेंस हम इंडिया में करते तो इंडिया ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता। लेकिन स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको नोटिफाई किया और ऐसा बोला कि हाँ भाई जो रेसिपिएंट नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है उसके लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। हाँ बट ध्यान रखना कि सर्विसेज एज पर कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए और एक्सपोर्ट की बाकी सारी कंडीशंस भी यहाँ पे फुलफिल हो जानी चाहिए, मतलब आपको कि फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी में पैसा मिल रहा है वगैरह वगैरह। तो एक्सपोर्ट की जो कंडीशंस है वो यहाँ पे फुलफिल हो जानी चाहिए, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की कंडीशन। सिमिलरली अगर आप B2B मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल करके देते हो, MRO मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल सर्विसेज किसका, एयरक्राफ्ट का, वेसल का, इंजन कंपोनेंट पार्ट, शिप वेसल, कुछ भी, तो वहां पे भी जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होता है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है, बिल्कुल ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर जैसा। और अगर सैटेलाइट लॉन्च सर्विस की दी जा रही है बाई अंतरिक्ष, अब अंतरिक्ष क्या है, एक होली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी है जो सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो अगर इंटरनेशनल कस्टमर को प्रोवाइड किया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया मान लेंगे, मतलब एक्सपोर्ट के बेनिफिट मिल जाएंगे। मतलब कोई और कंट्री हमारे पास आती है और अंतरिक्ष को बोलती है कि हमारा सैटेलाइट आप लॉन्च कर दो, तो उस केस में कोई बात नहीं, हम एक्सपोर्ट मानेंगे और आउटसाइड इंडिया वाले लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। हावेवर किसी इंडियन रेसिपिएंट ने ही अंतरिक्ष से सैटेलाइट लॉन्च का सर्विस लिया है तो सेक्शन 12(8) अप्लाई होता है। क्यों? 12(8) इज ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, 12(8) इज ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अब एज सच देखने जाओ तो सैटेलाइट को हम स्पेस तक ट्रांसपोर्ट करने का ही तो सर्विस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक्चुअली गवर्नमेंट ने इसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। देश की तरक्की वाला काम है कि आप लोग सैटेलाइट वगैरह लॉन्च कर रहे हो तो जो भी कंसिडरेशन अंतरिक्ष चार्ज करती है वो अभी के लिए गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है। और कोई भी कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज है बाय पोर्ट्स टू क्लाइंट्स, तो वहां पे भी सच सर्विसेज आर एंसिलरी टू कार्गो हैंडलिंग एंड नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड। अगेन यहाँ पे भी सेक्शन 12(2) 12(3 मतलब जो भी कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है पोर्ट्स पे, आपका जो सामान वगैरह एयरपोर्ट वगैरह पे हैंडल होता है, जो भी कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, वहां पे नॉर्मल सेक्शन 12(2) और 13(2) मतलब जनरल वाले प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं, वहां पे जनरल वाले प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं। तो कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज बाय पोर्ट्स टू क्लाइंट्स विल बी कंसिडर्ड एज जनरल सप्लाईज, और वो सेक्शन 12(2) और 13(2) में ही कवर हो जाते हैं, वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज नहीं है। और उसके अलावा अगर सॉफ्टवेयर डिजाइन सर्विसेज रिलेटेड टू EDSM विच इज इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो यहाँ पे क्या होता है, तो देखो जब भी ये ESDM विच इज इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर और डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ये लोग कोई सॉफ्टवेयर कोई प्रोडक्ट को कुछ डेवलप करते हैं तो वो प्रिंसिपल सप्लाई है ना। सीधी सी बात है कि कुछ डेवलप किया है तो उसको टेस्टिंग किए बिना, अब कोई सेमीकंडक्टर्स वगैरह कुछ डेवलप किया है, कुछ मैन्युफैक्चर किया है, तो उसको टेस्ट किए बिना तो मार्केट में हम डाल नहीं सकते। तो उस केस में जो डेवलपमेंट होगा वो प्रिंसिपल सप्लाई होगा, और जो टेस्टिंग वगैरह हम सैंपल पे करते हैं वो एंसिलरी सप्लाई हो जाती है। मतलब नॉर्मली अगर टेस्टिंग सोचो तो वो तो परफॉर्मेंस वाली सर्विस है, और आप सेक्शन 13 में हो, मतलब कहाँ सर्विस परफॉर्म किया गया वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई किया कि देखो अगर डेवलपमेंट किया है तो टेस्टिंग करना तो उसका ही एक पार्ट है, तो उस केस में हम नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13(2) लगा देते हैं और ना कि 13(3) जो कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला सर्विस है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। ये जो लास्ट पॉइंट है, ये जो लास्ट कुछ क्लैरिफिकेशंस वगैरह दे रखे हैं, ये एज सच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रीड वंस एंड लेट इट गो। बट यहाँ तक का जो चैप्टर है वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है। वंस अगेन प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के लिए टेंशन नहीं लेना है, चैप्टर में देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ इन्वॉल्व, बट आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली
इस रिविजन को बार बार सुनते जाना है, एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना है, 12-13 में क्या चीजें कॉमन है वो बिठा लो ताकि उतने प्रोविजंस एलिमिनेट हो जाए, जो डिफरेंसेस है उनको एक बार अच्छे से देख लो। सेक्शन 10 सेक्शन 11 तो वैसे भी बहुत ज्यादा सिंपल है, उसमें किसी को डाउट अराइज हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो एसेंशियली चैप्टर बड़ा रहेगा, 10 सिंपल है, 11 सिंपल है, 12 और 13 में भी हम समझ गए ना, जहाँ पे पैसेंजर एम्बार्क करता है, कंटिन्यूस जर्नी, वो सारे कुछ कुछ पॉइंट्स तो हमको एनीवेज अभी ही समझ में आ गए हैं। एक दो रिविजन और करोगे और बार बार इस रिविजन को सुन लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर स्टूडेंट्स का एज सच बहुत फेवरेट चैप्टर नहीं है, बट एग्जाम में हमेशा आता है और मार्क्स देके जाता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको फेवरेट बनाने की बिल्कुल ही बिल्कुल कोशिश करेंगे। सो डन, वी हैव कंप्लीट विद एंटायर चैप्टर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई।